अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है डंकी। ये जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, ये उसके साथ अपनी एक आप बीती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं जमात के बाद घर वालों ने खर्चा पानी बंद कर दिया। बेटा खुद कमाओ खुद खाओ, पढ़ना भी है तो खुद पढ़ो। मैं इस बात से खुश था कि पढ़ाई से जान छूट रही, कौन जालिम दोबारा इस मुसीबत में अटके। आखिर फैसला कर लिया, गांव के फलां साहब के साथ इलेक्ट्रीशियन और सेंट्री का काम सीख लूँगा। अभी 6 माह भी ना गुजरे कि अब्बे ने कहा, पुत्र इस तरह गुजारा नहीं होना, कल नू तेरे मकान बनाने तेरा ब्याह करना। देखो बाबे दे मुंडा 2 हफ्ते विच यूनान पहुँच गया है। ओ मासी रशीदा दा दमाद कल 15वें दिन इटली पहुँच गया। पुत्र जान अल्लाह दे सपुर्द करते बिस्मिल्ला पढ़। औखा सवेका हो के एजेंट नाल गल कर, या एक टुकड़ा ज़मीन दा वेच के जेड़े 2 आने बने ओ मैं एजेंट नू देना ते तू डंकी लाने दी तैयारी कर। मैं जो पहले ही इस गांव से इन लोगों से तंग आया हुआ था, अब्बे की बात पर फौरन तैयार हो गया। दिल में खुश था कि आज़ादी मिलेगी, यूरोप जाऊंगा मैं भी। इस बात को अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि गांव के 2 लड़कों की डंकी के रास्ते मौत वाक़या होने की खबर पहुंची। गांव में एक कहराम सा मच गया। मेरी माँ ने भी अब्बे से कहा, देख 2 जवान लड़के मर गए इस रास्ते, क्यों अपने बाल नू असी मौतदार राही बनाइए। लेकिन अब्बा जो फैसला कर चुका था, कहने लगा, और झलिए उन्हां दी किस्मत माड़ी सी, और किस्मत नाल भला कौन लड़ सकदा। अगर 2 मर गए तो 10 पहुंच भी तो गए ने। बस फिर क्या माँ चुप हो गई। आज अब्बे ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया और जो पैसे हुए वो एजेंट को पकड़ा दिए। एजेंट ने बड़ा यकीन दिलाया कि 15 दिन के अंदर अंदर ਤੁਹਾਡਾ पुत्र यूनान पहुंच जाएगा। मैं अब भरपूर तैयारी करने लगा। दोस्तों यारों रिश्तेदारों सब से मिल लिया। बस एक जल्ली रह गई थी मिलने को, वो ही यार जिसके साथ 2 महीने पहले निकाह हुआ था। रुखसती अभी होनी थी, फ़ोन पर इससे बात कर ली और जल्द वापस आने के वादे के साथ खुदा हाफिज़ कह दिया। मुझे पता था पागल लड़की रोएगी और वाकई वो रो रही थी। आज मैं घर से रुखसत होकर चल पड़ा। मुझे इस्लामाबाद आने को कहा गया। जब वहां पहुंचा तो पहले से ही कई मेरी उम्र के नौजवान लड़के ग्रुप की सूरत में खड़े दिखाई दिए। एजेंट भी इनके साथ ही था। मुझे देखते ही कहने लगा, आजा बेटा, तेरा ही इंतज़ार था। खैर बारी बारी सब से सलाम लिया, हल्का फुल्का तारुफ हुआ। इस्लामाबाद में ही हमने एक 5 स्टार होटल में खाना खाया। एजेंट ने हमें बताया कि आज रात आप लोगों का ग्रुप बलूचिस्तान पहुंच जाए तो फिर वहां पहली मंजिल बलूचिस्तान बॉर्डर पार करके ईरान पहुंचना होगा। ईरान से आगे मेरा बंदा तुम्हें वसूल कर लेगा, फिर आगे वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। रात के 11 बज चुके थे। हम 10 लड़कों के ग्रुप को एक VIP होटल के हॉल में ठहराया गया। मैं सोच रहा था, अगर तो डंकी ये है फिर तो बड़े कमाल की चीज़ है। क्या खबर थी, जिसको कमाल समझने की गलती की, आने वाले कुछ दिनों में वो भयानक ख्वाब की तरह सामने आएगी। रात 12 बजे हमें हमारे एजेंट ने उठाया कि चलो अभी ही हमें निकलना होगा। हम सब रेडी हुए और एजेंट की रहनुमाई में एक डाइवो बस तक आ गए। बस फुल एयर कंडीशन थी, गोया खुशगवारियत का एहसास लू लू में सरायत कर गया। हमें बस में बिठाया गया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। खुदा जाने सुबह का वो क्या टाइम था जब हमें बस से उतारा गया, क्योंकि हम में से अक्सर लड़के सो रहे थे। खैर हमें बलूचिस्तान के किसी नामालूम एरिया में उतारा गया, जहां हर तरफ काले पहाड़, सब्जा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अभी तक हम सबके पास मोबाइल मौजूद थे। हम अपने घर वालों को पल पल की खबर दे रहे थे।
घर वाले भी मुतमईन थे। बस से उतरकर हमें एक हवेली टाइप फार्म हाउस में ले जाया गया। वहां पहुंचे तो पहले से ही 20 के करीब लड़के मौजूद थे। हवेली में दाखिल होने से पहले हम सब से मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ सिग्नल ट्रेस हो जाने का ख़तरा है, इसलिए आपको बाद में लौटा दिया जाएगा। हवेली क्या थी, टूटे फूटे कमरों का एक पिंजरा था। शायद ऐसी हवेली हम जानवरों के लिए भी पसंद ना करें। बहरहाल हम सब वहाँ अपनी अपनी जगह कवर करके बैठ गए। हमें बताया गया कि आज रात को आपका ग्रुप बलूचिस्तान के बॉर्डर पार करके ईरान में दाखिल होगा। हम सब इंतज़ार करने लगे रात होने का। रात के 9 बज गए, लेकिन हमें कोई खबर नहीं कि कब हमने निकलना है। 10 बज गए, 12, 1, 2, यहाँ तक कि सूरज निकल आया, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल न था। मैंने पहले वहाँ पर मौजूद एक नौजवान से पूछा कि तुम्हें कब लेकर जाएंगे, तो इसने बताया कि 2 बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ईरान बॉर्डर पर बहुत सख्ती है। हमारे कई नौजवान इन्होंने पकड़ लिए और कई एक को मार दिया गया। मैंने पूछा तुम वापस घर क्यों नहीं गए? ये सुनते ही वो नौजवान रो पड़ा और कहने लगा 4 दिन से हमने सिवाय सूखे टुकड़ों के कुछ नहीं खाया। हमारे एजेंट हमसे राब्ता नहीं कर रहे, ना हमारे घर वालों से हमारा राब्ता है। बस यहाँ बैठे हैं, कोई पता नहीं कब हमें मार देंगे या आगे भेज देंगे, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं। इस नौजवान की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी फिक्र खाने लगी। खैर, अब तो वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, सो आगे ही जाना था और इसी बारे सोचने लगा। अगले दिन दोपहर 12 बजे हमारे ग्रुप को इकट्ठा किया गया और कुछ हदायत के बाद हमें एक गाड़ी में बिठाया और अनजान रास्तों पर अनजान मंजिल की जानिब चल दिए। हमारे मोबाइल अभी तक वापस नहीं किए गए थे। खुदा जाने कितना वक्त हम गाड़ी में रहे। रास्ते में कई बार गाड़ी रुकी फिर चली, लेकिन हमें कुछ मालूम ना था कि हम कहाँ पहुँचे और कहाँ नहीं। जब हमें गाड़ी से उतारा गया तो तारीकी हर तरफ छाई हुई थी, यानी 8 से 10 घंटे हमें यूं ही गाड़ी में बिठाए रखा। जब उतरे तो बताया गया तुम ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके, यहाँ से तुम्हारा सबसे अहम और सबसे मुश्किल मरहला शुरू होगा। जैसे ही हमने सुना कि हम ईरान का बॉर्डर पार कर चुके हैं, हम सब ने सुकून का सांस लिया कि चलो एक मुश्किल मरहला तो गुजरा। हम 10 लड़कों का ग्रुप था। हम में से किसी के पास मोबाइल नहीं था। बताया गया कि आपको 2 दिन बाद मोबाइल वापस दिए जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हमें मोबाइल वापस मिलेंगे। हम में से हर एक को एक पैक दिया गया, जिसमें खुश्क चने, खुश्क रोटी के कुछ टुकड़े और 2-2 बोतल पानी था, यानी अगले 2 दिन हमने इन्हीं से गुजारा करना था। डंकी का ये दूसरा मरहला था, जिसका अक्सर हिस्सा हमने पैदल चलकर गुजारना था। खुश्क, रेतले और गर्म तरीन पहाड़ों से होते हुए हम कहाँ पहुँच गए हमें कुछ मालूम नहीं था। हमारा रहबर हर 5 से 6 घंटे बाद तब्दील हो जाता। हमें ना इनसे बात करने की इजाज़त थी, ना ही इनकी ज़ुबान आती थी। अभी तक हम आपस में भी बहुत कम ही बातचीत कर रहे थे। खुश्क और गर्म रास्तों पर चलते चलते हमारे पाँव शल हो चुके थे। मुसलसल 6 घंटे हम पैदल चले। जैसे ही हम में से कोई रुकता तो रहबर अपनी ज़ुबान में खूब सख्ती के साथ इसको डांटता, जैसे इसको खुद हमारे रुकने से किसी चीज़ का ख़तरा लाहक हो। 6 घंटे का पैदल मुसाफत के बाद हम पहाड़ी की एक गारनुमा खो में थक कर हार कर बैठ गए। आज के दिन का ये पहला सफ़र था जो यहीं इख्तिताम पजीर हुआ। सब ने अपने अपने बैग से जो कुछ था खाने को वो निकाला और कुछ खाया, कुछ कल के लिए रख दिया। पानी की एक एक बोतल तो वैसे ही रास्ते में ख़त्म हो चुकी थी, अब दूसरी बोतल भी आधी हो चुकी थी। पहाड़ की इस गार में हमने अपने बैग उतारे, जो सामान पास था इसको बिस्तर नुमा बनाकर इस पर लेट गए। मैं तो देहात का पला था, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन मेरे साथ लेटे 2 लड़के
मुसलसल कराह रहे थे, जैसे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने हाथ बढ़ाकर एक को इशारे से पूछा कि क्या मामला है। आगे से वो उठ गया, साथ ही इसका दूसरा लड़का भी उठ गया। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। पहली नज़र में ही पहचाने जा सकते थे कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। मुझे शदीद हैरत हुई कि इस जहन्नवी रास्ते में ये अच्छे भले दिखने वाले जुड़वा भाई क्यों कर निकल आए। मैं उठकर इनके पास चला गया, पूछा कहाँ से हो। वही लड़का जो पहले उठा था, इसने जवाब दिया कि सियालकोट से। तुम दोनों क्यों आ गए? मैंने हैरानगी से पूछा। इतने में वो दूसरा लड़का बोल उठा, हम पैदा भी साथ हुए थे, मरेंगे भी साथ। यह कहकर दोनों हंसने लगे। शायद इन्होंने ये बात मजाक में की हो, लेकिन मेरी रूह अंदर तक कांप गई। वो दोनों भाई एक्साइटेड भी थे और अफसुर्दा भी थे। बस इतना बताया इन्होंने कि हमारे मामू इटली होते हैं, बस किसी तरीके हमने इन तक पहुंचना है। जाने कब यूं ही बातें करते करते हम सो गए। उठे उस वक्त जब अगले दिन का सूरज हमें मुंह चढ़ा रहा था। आज जो रहबर आया, इसने अंग्रेजी में बताया कि आज तुम्हारा ईरान में आखिरी दिन होगा, कल इस्तांबुल पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे मुश्किल मरहला वो आज वाला है। जिसकी किस्मत हुई वो बच निकलेगा, फिर चाहे वो आगे बच निकले या वापस पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मत को यहीं रहना होगा। आज का रास्ता गुज़िश्ता की निस्बत काफ़ी दुश्वार था। कभी उतरन, कभी चढ़ाई और शदीद पथरीली ज़मीन। शायद हम 2 घंटे ही पैदल चले होंगे कि एक तरफ से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हमारे रहबर ने हमें भागने को कहा और ख़ुद भी भागने लगा। हम सब जो 2 घंटे पैदल चलकर निढाल हुए थे, फायर की आवाज़ सुनकर भागने लगे। मुसलसल भागना था। हम भागते रहे, कभी ठोकर लगती, कभी पाँव फिसलता, लेकिन हम रुके नहीं। अचानक एक नौजवान बैठा क्या बेहोश हो गया। हम सब इसको उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही इसकी कमर पर हाथ डाला तो मेरा हाथ खून से तर हो गया। इस नौजवान को गोली लगी थी। खून देखते ही रहबर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। हम सबको यही लगा था कि शायद ये गाड़ी का बंदोबस्त करेगा ताकि जख्मी की मदद की जा सके। लेकिन जब इसने कहा कि हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, इसको अल्लाह के आसरे यहीं छोड़ना होगा। मैंने इसकी बात सुनकर हिम्मत की और सवाल किया कि क्यों, हम अपने साथी को कैसे छोड़ सकते हैं। ओके, तुम भी रहो, रहबर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। चलो चलो जल्दी, वरना सब मारे जाओगे। हमें ईरानी फोर्सेस ने देख लिया है। 5 मिनट मजीद लेट हुए तो इनकी गोलियां हमारे आर पार होंगी। न चाहते हुए भी हमें इस नौजवान को वहीं छोड़ना पड़ा। वो अभी तक बेहोश था और हम आगे चल दिए। हमें इन्हीं रास्तों पर चलते हुए ये 5वां घंटा था। पहाड़ी रास्ते, नीचे देखते खौफ आता था। बस एक गलत कदम रखा, मौत सर पर आ पड़े। वो दोनों जुड़वा भाई मेरे आगे आगे चल रहे थे। पत्थरों की गड़गड़ाहट हुई तो एक लम्हे में इनमें से एक भाई का पाँव फिसला और हम सब की आंखों के सामने वो लड़खड़ाता हुआ कई हजार फीट खाई में जा गिरा। मेरा दिल हलक को आ गया। इसका जुड़वा भाई चिल्लाने लगा, खुदा का वास्ता कोई मेरे भाई की मदद करे, खुदा के लिए, वो अभी जिंदा होगा, प्लीज़। वो रहबर की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन रहबर शायद पत्थर का बना हुआ था। इसने बस यही कहा कि भाई को भूल जाओ और चलना शुरू करो। ये सुनते ही वो भाई उठा और रहबर के गिरबान पकड़कर चिल्लाने लगा, तुम मेरे भाई को बचा सकते हो, कुछ करो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अभी ये बात इसकी ज़ुबान में ही थी कि गोली चलने की आवाज़ आई और साथ ही इस दूसरे भाई के कदम लड़खड़ाए और वो भी खाई में जा गिरा। हम सब ने देखा कि वो पिस्तौल किससे गोली चली थी, वो रहबर के हाथ में था। मेरे कानों में बस यही सुनाई दिए जा रहा था, हम दोनों भाई हैं, इकट्ठे पैदा हुए थे और इकट्ठे ही मरेंगे। 10 लड़कों में से हम 7 रह गए। डर, खौफ और मायूसी से हम बिल्कुल सहम गए। क्या मालूम हम 7 में से कौन खुश नसीब कि जो ये मरहला पार कर पाए।
और जो इन तीनों की तरह बदकिस्मत जो हमेशा यहीं रह जाए। घर से हम सोच कर निकले थे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर बस। लेकिन पिछले 10 घंटों में हमारे सामने 3 नौजवान, जिनमें 2 सगे भाई थे, मौत की घाट उतर चुके थे। खुदा जाने इनके घर वालों को इनकी खबर भी पहुंची होगी कि नहीं। अक्सर वालिदैन इंतज़ार करते रहते कब बेटा मंजिल तक पहुंचेगा और कब हमारी बात होगी। लेकिन क्या मालूम इनको कि बेटा तो महीना हो गया है सरो सामानी की हालत में यहाँ जहाँ छोड़ गया। लाश जानवरों ने खा ली या गल सड़ गई। हमारा रहबर तब्दील हो चुका था। नया आने वाला रहबर पिछले से भी ज़्यादा कहत अंगेज लहजे वाला था। बात बात पर छड़ी उठाकर मारने दौड़ता। तकरीबन हम सब के पास से पानी ख़त्म हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मज़ीद चंद कदम चलूँगा तो गिर जाऊँगा। हुआ भी यही। अभी 5 कदम ही चला के पटखंडी के दरमियान ही गिर गया। मुझे देखते साथ ही बकिया लड़के भी बैठ गए। शायद किसी में इतनी सकत ना रही कि चंद कदम भी मज़ीद चल सके। रहबर को हमारी हालत का अंदाज़ा हो चुका था कि अब मज़ीद चलना मुहाल है, लिहाजा इसने यहीं रुकने का इरादा किया। चट्टानों की ओट में छोटे छोटे गार और घड़े नुमा ज़मीन थी। कोई इनमें जा बैठा, कोई चट्टानों पर ही बैठ गया। सूरज ढल चुका था और तारीकी छा गई थी। मैं एक पत्थर से टेक लगाए अम्मा अब्बा के बारे में सोच रहा था। जाने इनको मेरे बारे में एजेंट ने कुछ खबर दी भी होगी कि नहीं। मेरी माँ तो मेरे बिन एक दिन नहीं निकाल पाती। आज फिर तीसरा दिन था, बल्कि राब्ता नहीं हो सका। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। मैं चौंका कि इस वक्त कौन रो रहा है। रास्ते को टटोलते टटोलते आवाज़ की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आवाज़ के करीब पहुंचा, एक जवान अपना सर जानों में लिए रोई जा रहा था। मैं इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ सलीम? इसने ऊपर नहीं देखा। मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। मैंने फिर से इसका कंधा हिलाया और इसके पास बैठ गया। इसने सर ऊपर उठाया। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मुझे कहने लगा, अवैस यार वापस चलते हैं, मुझे नहीं जाना आगे। मैं जो खुद बस रोने के करीब था, इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में अटके आंसू बह निकले। आंसुओं को साफ करके मैंने इसको दिलासा दिया, कोई नहीं यार, बस ये मुश्किल मरहला है, आगे तो वैसे भी समुद्री रास्ता है, वो आसानी से तय हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने इस जवान से पूछा। मंडी भाउद्दीन। आंसू पहुँचते हुए इसने कहा। क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये सवालात मैं किसी से नहीं करता, क्योंकि पलटकर मुझसे ये सवाल कर लिए गए तो मेरे पास सिवाय आंसुओं के कोई जवाब नहीं था। अभी हम एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे कि शोर की आवाज़ सुनाई दी। चांद की चांदनी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग हाथों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार लिए हमारे सर पर पहुंच चुके हैं। ये किरदे थे, एक ख़ास किस्म का गिरोह जो डंकी लगाने वालों से सामान वगैरह छीन लेता। इनमें रहम नाम की कोई खबर नहीं होती। आते साथ ही इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारा रहबर जाने कहाँ चला गया था, जैसे इसको पहले ही खबर थी कि हमला होने वाला है। कुर्दों ने हम सबको डंडों सोटों से खूब मारा। किसी का बाजू टूट गया तो किसी का सर फट गया। फिर वो हमें इकट्ठा करके हमारे हाथ रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाने लगे। हमारी हिम्मत तो दिन को ही जवाब दे गई थी। यहाँ मज़ाहमत क्या खाक करते, हम मरते क्या ना करते, इनके साथ चल दिए। जैसे ही कोई सुस्त होता, पीछे से ज़ोरदार डंडा टांगों पर मारा जाता। तकरीबन आधा घंटा हम पैदल चले होंगे। एक झोंपड़ी नुमा घर आ गया। वहाँ हम सबको रोक लिया गया। हमसे हमारे बैग पहले ही छीन लिए थे इन्होंने। वहाँ पहुँचते साथ ही इन्होंने हमारे बैग उल्ट दिए।
ہم سب کے پاس کچھ نقدی اب بھی موجود تھی جو ہمارے ایجنٹ نے ہمیں دیے تھے کہ رستے میں کام آ سکیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہ ہماری بجائے کسی اور کے کام آئیں گے۔ کردوں نے ہم سب کی تلاشی لی، ہمارے کپڑے چھان لیے، جتنے پیسے ہم سے برآمد ہوئے سبھی انہوں نے لے لیے۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے کو تھی، ان ظالموں نے پیسے تو لے لیے، ہمارے ساتھ کپڑے وغیرہ بھی لے لیے۔ اب ہمارے پاس سوائے ایک ٹراؤزر شرٹ کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کو نہ خرچنے کو۔ کردوں نے ہمیں اٹھایا اور دوبارہ رسیوں سے ہاتھ باندھے اور کسی انجان راستے پر چلنے کو کہا۔ ہم چپ چاپ جس طرف وہ اشارہ کرتے وہیں چل دیتے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تھکن سے ہم چور تھے، میری ٹانگ پر ڈنڈا لگنے سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ خدا جانے کس کس کا کیا ٹوٹا، لیکن ہم سب کی حالت انتہائی بری تھی۔ انتہائی کوشش کے بعد ہم ایک دوسرے کی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس رہبر تھا، نہ پیسے، نہ کپڑے۔ ہمارے پاس دو ہی آپشنز تھے، یا تو یہیں رہ کر موت کا انتظار کرتے یا مزید کچھ سفر کر کے خود کو ایرانی فورسز کے حوالے کر دیں۔ دونوں صورتوں میں موت والا آپشن موجود تھا، بچنے کے چانسز تھے ضرور لیکن بہت کم۔ بس اسی امید کے سہارے ہم اٹھے اور انجان رستے پر ایک ہی سمت کو چل دیے۔ ناظرین، یہ تھا ڈنکی کہانی کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔